तो देखिएगा कि भारत के इतिहास में मध्य भारत का जो इतिहास रहा है, ठीक है, इस समय में जो 5 राजवंश जो दिल्ली सल्तनत के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है, और इस दिल्ली सल्तनत में जो तीसरा राजवंश आता है उसे हम कहते हैं तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के लिए याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इसके संस्थापक रहे हैं। इसके संबंध में आपको जितनी जानकारियां मिलेंगी उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो ये 2 राजा जो हैं, खासकर 3 राजा आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बार बार मैं आपको एक बात बताऊंगा कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जो है, ये 3 व्यक्ति जो है लगातार आप इसको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा तुगलक वंश की बात जब हम करते हैं या दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, ये जो वंश है तुगलक वंश है, इसका समय जो रहा है, ठीक है, लगभग 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक, या कहीं कहीं पर आपको 1398 या फिर कहीं पर आपको 1414 के बारे में मिलेगा, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जब तुगलक वंश की बात पढ़ते हैं आप, तो 1320 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, 1320 से इसकी शुरुआत होती है और यह शुरुआत जो है 1398 के आसपास जो है समाप्त होने लगती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये 1414 के आसपास तक का टाइम दिखता है, ठीक है। इसका कारण ये है कि अंत समय में छोटे छोटे जो राजा रहे हैं, ठीक है, शासक रहे हैं, वो थोड़े थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। और स्थिति जो है फिरोज तुगलक के बाद, फिरोज शाह जो तुगलक है उसके बाद जो है समाप्त होने लगता है, इसका पतन होने लगता है, ठीक है। तो देखिएगा शुरुआती समय में देखिएगा कि यहाँ पर हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करेंगे, तो इससे पहले देखिएगा कि तुगलक वंश का जो स्थिति रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये तुगलक सल्तनत जो है ये दिल्ली से क्रियान्वित होता था, ठीक है। समय दर समय इसने पेशावर तक का क्षेत्र जो है कवर कर लिया था, और नीचे की तरफ देखिएगा तो ये दौलताबाद का क्षेत्र जो है इसने डेवलप किया था। याद रखिएगा दौलताबाद का क्षेत्र है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका देवगिरी का क्षेत्र है, इसी को दौलताबाद का नाम दिया गया, देवगिरी का क्षेत्र जो था, ठीक है, महाराज के क्षेत्र में। तो आपको एक बात याद रखनी है कि दिल्ली, देवगिरी का क्षेत्र, ठीक है, और ये जो है लखनौती का क्षेत्र, यानी बंगाल और बिहार का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो इतना विस्तार आपका किसका था, तुगलक वंश के समय जो है इतना विस्तार था आपका, ठीक है। आपको देवगिरी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है देवगिरी का समय, ठीक है। तुगलक जो वंश है इस समय जो है देवगिरी का अपना अस्तित्व था, इसके बारे में सोच समझ आपको डेवलप होगी जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा तो देखिएगा समझिएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति था। पहले उसके पास जाने से पहले बता दूं कि 3 वंश या 3 शासक के बारे में आप यहाँ पर याद रखते हैं तुगलक वंश में, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। ये 3 लाइन आपको याद रखना है क्योंकि तुगलक वंश में यही 3 नाम आपको याद रखना है। जैसे आपने वहां पर आपने खिलजी वंश में 3 नाम याद रखा था, ठीक है, उसी प्रकार आपको यहां पर भी 3 नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम संस्थापक की बात करेंगे, तो संस्थापक के नाम पर आपका आता है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। याद रखिएगा गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय की बात हम करेंगे तो समझिएगा इसे गाजी मलिक के नाम से जानते हैं, गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक जो है अपना नाम बदलकर ये शासक बनता है जिसका नाम, अपना नाम है इसका कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके संबंध में याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये आपके क्वेश्चन का पहला यहाँ पर आंसर रहेगा, याद रखिएगा। यदि आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक कौन सा वंश शासक किया था, तो तुगलक वंश था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश रहे हैं जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश, ठीक है। याद रखिएगा ये 5 राजवंश है। इस 5 राजवंशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया किसने, सर्वाधिक समय, ठीक है, याद रखिएगा तुगलक वंश का, ठीक है। बहुत सामान्य क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में पटवारी में आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश है उसे तुगलक वंश कहा जाता है, ठीक है। इसका समय आप याद रख सकते हैं, लगभग 1320 से लगभग 1414 तक का समय इसका रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक थे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासन, ठीक है, यानी तुर्क वंश। अब एक बात और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि तुर्क राजवंश की बात जैसे हम कहते हैं तो देखिएगा कैसे, तो देखिएगा तुर्क राजवंशों में, ठीक है, हमने ये देखा
कि इस्लामिक धर्म में या इस्लाम धर्म को मानने वाले 3 जो क्षेत्र हैं या 2 क्षेत्र जो है आपको याद रखना है कि इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले या स्थापित करने वाले, ठीक है, 2 प्रकार के राजवंश थे। एक आपका तुर्क राजवंश और एक आपका अफगान राजवंश, ठीक है, याद रखिएगा। तुर्क भी थे और अफगानी भी थे जो कि इस्लाम को मानते थे, ठीक है। तो इस्लाम को मानने वाले तुर्क में याद रखिएगा कि तुर्क में ये 3 थे, कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ठीक है। ये तुर्क राजवंश थे, यानी तुर्क से आए हुए थे और तुर्क इस्लाम राजवंश से संबंधित थे, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें अफगान की, तो अफगान में केवल कौन आता है? लोधी वंश, ठीक है। सैयद वंश याद रखिएगा कि सैयद वंश, अभी जब आप तुगलक वंश पढ़ेंगे तो तुगलक वंश के अंत में, ठीक है, नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन जो है, मोहम्मद जो है तुगलक, अंतिम राजवंश होता है 1398 में, ठीक है। तो इस समय जो है तैमूर का आक्रमण होता है यहाँ पर, और तैमूर का आक्रमण होता है जिसके कारण याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है सैयद वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। ये मंगोल था, ठीक है, तो मंगोल होने के कारण ये बीच में मंगोल वंश का थोड़ा समय आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, याद रखिएगा कि तैमूर मंगोल था, इसका जो सेनापति था वो खिज्र खां, ठीक है। तो सैयद खिज्र खां जो है ये अलग राजवंश का है, ठीक है, इसलिए हम इसको सैयद वंश कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मंगोल नहीं था, प्रॉपर तरीके से आप मंगोल नहीं कह सकते, क्योंकि हालांकि तैमूर जो था वो मंगोल था, ठीक है, तो उसका जो सेनापति था वो खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करता है, इसलिए ये अलग राजवंश है, ठीक है। तो 3 आपके तुर्क राजवंश, एक आपका अफगान और एक आपका मंगोल हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब देखिएगा इन राजवंशों में जो तुर्क राजवंश है उसका अंतिम राजवंश याद रखिएगा वो कौन है? तुगलक, तुगलक वंश जो है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं संस्थापक के तौर पर, तो याद रखिएगा तुगलक वंश में सबसे पहले याद रखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी गाजी मलिक किसका नाम था, ये पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, मतलब रेयर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और खासकर कहाँ पूछा जाता है तो याद रखिएगा एसएससी लेवल पर क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गाजी मलिक मंगोलों को पराजित करने के कारण मलिक उल गाजी का उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो मंगोलों को पराजित किया था इसने, और पराजित करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मलिक उल गाजी, याद रखिएगा, ठीक है, मलिक उल गाजी। इसके बाद देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसके समय के जो एक बात है याद रखिएगा, इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया तथा अकाल संहिता का निर्माण कराया था, ठीक है। तो याद रखिएगा तुगलक वंश में इसने नहरों का निर्माण कराया था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था, और नहर का निर्माण कराने के कारण याद रखिएगा बाकी जो 2 शासक हैं आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों के समय जो है थोड़ा फायदा होता है इस समय में, ठीक है। तो इसने नहर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा, और हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में नहर का निर्माण करने वाला यह पहला शासक था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, इसे हम तीसरे क्वेश्चन के तौर पर जानेंगे कि भारत के सल्तनत काल में, ठीक है, भारत के इतिहास में सल्तनत काल में नहर बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहाँ पर, समझिएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इस पे? ठीक है, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और उसके बाद नहर बनाने वाला ये पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये जब शासन में आता है, ठीक है, इसने जब शासन प्रारंभ किया तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आपको थोड़ा सा याद होगा, ठीक है, उसने क्या किया था? अमीरों से जमीन छीन लिया था, ठीक है, सैनिकों को वेतन देना चालू कर दिया था, ठीक है। तो ये उस व्यवस्था को चालू तो करता है, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से स्थापित करता है, मतलब गयासुद्दीन तुगलक भी क्या करता है? उसी तरीके की व्यवस्था को चालू रखता है, जैसे वेतन देना, ठीक है, सैनिकों को और मजबूती से स्थापित करना, सैनिक सुधार करना। लेकिन ये करता क्या है कि इसको ये स्थापित करना था, चूंकि देखिए खिलजी वंश के बाद समाप्त होकर कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खिलजी वंश के सपोर्टर थे उस समय, ठीक है। तो तुगलक वंश को ये चाहिए था कि वो बाकी अमीरों को खुश करे, तो इसने क्या किया? उसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जमीन ले लिया था, ये क्या करेगा? वापस जमीन दे देगा वापस। अब इससे क्या होगा कि जो उलेमा है, अमीर जो सरदार हैं, ठीक है, वहां पर अमीर जो लोग हैं वो वापस खुश हो जाते हैं और इस तरीके से इसको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसने वापस जमीन कर दिया था, यानी कि खिलजी वंश में जिस जमीन को छीन लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये क्या करता है? वापस जमीन को वापस कर देता है, ठीक है। तो इसका शासन का पहला ही प्रारंभिक क्षेत्र याद रखिएगा, इसने नहर बनवाया, इसने अमीरों को जमीन वापस कर दिया, ठीक है। और बाद में याद रखिएगा कि
अलाउद्दीन खिलजी के जो समय में जो शासन व्यवस्था थी उसी शासन व्यवस्था को यूज करना चालू कर दिया था इसने, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद इसने 2 और काम किए थे, उसको याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा कि इसने जो किया था वो था तिरहुत पर आक्रमण, ठीक है, बंगाल और बिहार क्षेत्र को जीतने का काम किया था इसने, याद रखिएगा। जब ये जीत कर आ रहा था तो यहां पर एक नाम याद रखिएगा, जौना खां या जूना खां भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा जूना खां कौन है, लेकिन याद रखिएगा इसने एक महल बनवाया था, ठीक है। और जब कहां पर, तुगलकाबाद के पास इसकी मृत्यु जब हुई थी तो समझिएगा, तो तुगलकाबाद जो है, ठीक है, यहां पर इसने एक घर बनवाया था जौना खां ने, और इस घर पे इसको बुलाया था, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, पूरा समझिए कि महफिल जमी हुई थी। अचानक से उस घर का एक लकड़ी जो है इसके ऊपर गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा सी बात? तो देखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, एक लकड़ी के छत से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अब लकड़ी हमने कह दिया है, पता चला छत ही गिर गया हो, ठीक है। तो आप समझिएगा कि इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा जौना खां कौन है, इसका बेटा, ठीक है। तो इसके बेटे ने, याद रखिएगा, यही जौना खां है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएगा आगे जाकर, ठीक है। तो इसने एक घर का निर्माण कराया था, ठीक है, महल का निर्माण कराया था, और इसी के छत से कुछ चीजें गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक इतिहासकारों का ये कहना भी हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये चाहता था कि पिता की मृत्यु के बाद मैं शासक बनूं, ठीक है। अंततः जो है शासक की प्रणाली में वो पहले नंबर पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तिरहुत के विजय के पश्चात है जो दिल्ली लौटते समय मार्ग पर तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, कारण आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद समय आता है मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 का समय है इसका, ठीक है। 52 के आसपास का समय है 1325 से। तो ये पहली बार जो है शासक बनता है, याद रखिएगा 1325 में, ठीक है। इसके पास क्या उपाधि है, जौना खां या जूना खां भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किस शासक की मृत्यु, ठीक है, छत के गिर जाने से हुई थी, याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहीं कहीं पर टाइम पर याद नहीं आएगा, बता देता हूं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेट चीज़ों को याद रखेंगे कि खिलजी वंश में 3 शासक रहे हैं, तुगलक वंश में 3 शासक इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसके बाद याद रखिएगा जौना खां कहा जाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, याद रखिएगा, ठीक है। और 1325 में ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, इसे 2 प्रकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा शिक्षित शासक और दूसरा सबसे ज्यादा मूर्ख शासक, ठीक है। शिक्षित भी और मूर्ख भी, ठीक है। तो शिक्षित भी और मूर्ख भी क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी थी कि इसने काम तो अच्छा किया, ठीक है, इसने अपने आप में सोचकर काम अच्छा किया, लेकिन होता यह था कि काम गलत हो जाता था। मतलब आप उस तरीके के विलन को देखे होंगे, जब आप कॉमेडी मूवी देखते हैं तो कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आपने देखा होगा विलन जो है अच्छा काम करने जाता है, मतलब ये कोशिश करता है कि मैं हीरो को मार दूंगा, लेकिन हीरो को मारने से पहले ही कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाती है कि हीरो बच जाता है फिर से, ठीक है। मतलब आपको हमेशा ये कॉमेडी के तौर पर दिखेगा। तो वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय रहा है ये पूरे कॉमेडी भरा रहा है, ठीक है। इसने 5 ऐसे काम किए थे, इस 5 काम को याद रखिएगा। जैसे आपने अलाउद्दीन खिलजी के समय के 4 अध्यादेश याद किए थे, वैसे इसके 5 काम याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम याद रखिएगा, इसने कर बढ़ा दिया था, ठीक है, इसने भी कर बढ़ाया था, ठीक है। राजस्व की व्यवस्था को मजबूत करना था, कर बढ़ा दिया था। कर कहां पर बढ़ाया था, याद रखिएगा। तो कर इसने बढ़ाया था, तो यहां पर पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, देखिएगा। पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसके थोड़े से टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जो पूरा कार्यकाल रहा है उसको थोड़ा समझिएगा, फिर इसके 5 काम को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के 3 सुयोग्य सुल्तान दिए, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उसका बेटा नहीं था, याद रखिएगा, ये भतीजा था। अब इसका वंश वरिष्ठ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अफ्रीकी यात्री का इब्न बतूता, याद रखिएगा, ये अफ्रीकी यात्री थी। कहां से आया था ये? मोरक्को से आया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पटवारी और आपके व्यापक में क्वेश्चन आया हुआ है कि इब्न बतूता कहां से आया था, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मोरक्को से आया हुआ था, ये अफ्रीका क्षेत्र से है, ठीक है, मोरक्को, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया था, उसके अंदर एक कुंड बनवाकर उसमें सोने भर दिए थे, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे इसके वंश को, ठीक है। तो देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की है, और उसका भाई मलिक रजब, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका बेटा है, ठीक है। और उसके बाद यहां से फिरोज शाह तुगलक आ जाता है, जो कि उसके चाचा, ठीक है, यहां से
इसके चाचा का बेटा फिरोज शाह भतीजा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद फतेह खान, जफर खान, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये जो आप नसरुद्दीन पढ़ते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है। उसके बाद जो है आगे इसका वंश वृक्ष और थोड़ा आगे चला था, जिसमें फतेह खान की फैमिली से गयासुद्दीन तुगलक शाह दोती है, नुसरत शाह फिरोजाबाद, ठीक है, अबू बकर, अलाउद्दीन सिकंदर शाह वन और महमूद शाह दिल्ली का क्षेत्र बना, ठीक है। तो ये इनके वंशवृक्ष हैं, लेकिन आपको ऊपर के 3 केवल याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जैसे ही ये आता है गद्दी पर बैठता है तो इसने अपना काम प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। काम प्रारंभ किया तो एक बात इसकी बहुत अच्छी थी, याद रखिएगा, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग नहीं करता था। ये एक तरीके से सहिष्णुता से भरा पड़ा था, यानी कि ये कभी भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता था जिससे किसी धर्म को अवक्षेपित हो या विरोध करता हो, ठीक है। यानी दोनों तराजू के तौर पर दोनों धर्म को बराबर रखता था और सभी के लिए बराबर काम करता था, ठीक है। लेकिन इसके जो तरीके थे वो तरीके एम टाइम पर गलत पड़ जाते थे। तो इसके बारे में जो 5 काम है उसको थोड़ा समझिएगा। पहला काम था, इसने कर बढ़ा दिया था, ठीक है। पहला इसका क्या काम था, इसने कर बढ़ाया, टैक्स बढ़ा दिया। अब देखिए टैक्स कैसे बढ़ा दिया, तो समझिएगा, ये वापस अलाउद्दीन खिलजी जैसा कैसा टैक्स लेने लगा, 1/2, ठीक है। यानी कि आधा जो टैक्स है, अब टैक्स तो ठीक ठाक लगा दिया इसने, क्योंकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगाया था, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, कहां से कहां तक लगाया था, तो दोआब क्षेत्र में लगाया था मुख्य तौर पर, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, दोआब क्षेत्र में लगाया था। अब हुआ क्या, देखिएगा, इसने टैक्स लगाया और टैक्स लगाने के साथ ही क्या हुआ, किसानों पर टैक्स लगा, ठीक है। किसान जो थे वहां पर दोआब क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में खेती होती थी, खेती को देखकर इसने टैक्स लगा दिया। एक बात और याद रखिएगा, जब इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक जो है, ये 1/5 टैक्स लेता था, ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 रुपए में 20 रुपए टैक्स लेता था ये, और ये लेने लगा 50 रुपए, ठीक है। तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब बढ़ाया तो ठीक है, लेकिन अब सोचिए उस समय क्या हुआ, 6 साल का अकाल पड़ गया, ठीक है। अकाल पड़ गया। अब इसने मजबूर करके, यानी किसानों को मजबूर करने पर मजबूर कर दिया इस तरीके से कि टैक्स आप पे करें, ठीक है। अब वो टैक्स कहां से पे करेंगे, स्थिति ये आ गई कि किसान मरने की स्थिति में आ गया, और उसके बाद इसके टैक्स वाली जो ये नीति थी फेल हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। तो टैक्स में याद रखिएगा, अकाल पड़ना तो बिल्कुल बताया गया, साथ ही साथ एक बीमारी भी फैल गई थी, प्लेग की बीमारी, ठीक है। तो बीमारी के साथ साथ आपका अकाल भी पड़ गया। तो ऐसी स्थिति के साथ देखिएगा कि इस समय जो है शासक का जो ये नीति था टैक्स लगाने का या कर वृद्धि करने का, ये विफल हो गया, पहला, ठीक है। याद रखिएगा, टैक्स लगाया इसने कहां पर, दोआब क्षेत्र में, और कितना टैक्स लगाया, सीधे 1/2 टैक्स लगा दिया, ठीक है, उपज पर, प्रोडक्शन पर। और उसके बाद जो है ये टैक्स जो है इस पर भारी पड़ा, क्योंकि अकाल पड़ गया और किसान जो है कहीं पर भी उपज प्राप्त नहीं कर सके, और अंततः जो है ये टैक्स भर नहीं पाए, और ये से इसके कारण जो है इसकी नीति फेल हो गई थी, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा, टैक्स में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहां पर हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिएगा कि तुगलक वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहा है, ठीक है। इस काल में उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, ठीक है, भारत आया था, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, ठीक है। मोहम्मद ऊंचे आदर्शों पर विश्वास करने वाला शासक था, और याद रखिएगा इसी पर इसने पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, रेहला। याद रखिएगा, इब्न बतूता ने रेहला जैसे नामक एक पुस्तक लिखी है, पूरा का पूरा इसके जीवन काल से संबंधित, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये खुश होकर इब्न बतूता को, ठीक है, चाइना भेजता है, ठीक है। पहले तो ये काजी की उपाधि देता है और बहुत इब्न बतूता से बहुत प्रभावित भी होता है, ठीक है। तो अपने दरबार में रख लेता है इसको, ठीक है। तो इसके बारे में आगे मैं कहानी भी बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये याद रखिएगा, कहाँ से आया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, याद रखिए कल के क्वेश्चन में शायद अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कभी कभी याद रखिएगा, जो यात्री बाहर से आते हैं या कोई किसी के दरबार में कोई कवि है तो उसके जन्म का स्थान पूछ लिया जाता है, या फिर हाँ, या फिर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कहाँ से आया था, ठीक है, वो किससे संबंधित है, क्षेत्र, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके पीएससी में पूछा गया था। आपको बता दूं कि सीजीपीएससी 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। ये आपके 2017 या 16-17 के क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद तुगलक ने, अब इसको ना कभी कभी याद रखिएगा, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है, एमबीटी भी कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा, एमबीटी के नाम से कभी अगर क्वेश्चन बनता है या कभी आप बार बार एमबीटी बोलते हैं तो समझिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बार बार मोहम्मद बिन तुगलक
के नाम को बार बार रटेंगे, उससे क्या होगा कि आप एमबीटी बोलकर भी आगे चल सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो एमबीटी ने अपने शासनकाल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सरदर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर बुखार ठीक करता है तो कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके समय की शासनकाल में स्थिति बहुत खराब थी। तो पहला काम इसने क्या किया था, कर वृद्धि कर दिया था। दूसरा समझिएगा, इसने प्रतीक चिन्ह मुद्रा को बदला था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह में मुद्रा को बदल दिया था। अब समझिए, पहले क्या चलता था, चांदी, ठीक है, तांबे, ठीक है, टंका और जीतल चलता था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने देखा कि अपना राज दरबार का जो राजकोष है, ठीक है, वो खाली हो रहा है, मतलब कम है। तो इसने सोचा कि ऐसा करता हूं मैं कि जितने सोने चांदी है सबको मैं राजकोष से भर लेता हूं और इसके बदले जो है तांबे के सिक्के, ठीक है, तांबे और पीतल के सिक्के बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, प्रतीक चिन्ह रहेगा। जैसे आज के समय में अगर आप देखते हैं कि यदि हम 10 का नोट लेते हैं, ठीक है, आज का जो रुपया है एक प्रतीक चिन्ह है, आपको भी पता होगा। ठीक है, क्यों प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि ये 10 रुपए को अगर आप बेचने निकलेंगे तो 10 रुपये आपको नहीं मिलेगा, इस 10 रुपये को बेचने जाइए। भले ही आज भारत में देखिए, भारत में जो रुपया चल रहा है, ठीक है, रुपीस जो है, उसको आप 10 रुपये का नोट लीजिएगा और बोलिएगा कि इसमें बेचने जा रहा हूं, उसके बदले आपको 10 रुपये नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 रुपये की नहीं है। लेकिन सरकार के स्तर पर, ठीक है, रिजर्व बैंक के स्तर पर हम इस नोट की वैल्यू को लेके चलते हैं कि वो 10 रुपये का है। ठीक है, मतलब आप ये बात समझिएगा कि ये नोट अगर बनता होगा तो शायद 2 से 3 रुपये बनता है, ये नोट बनता है 2 से 3 रुपये में, लेकिन उसकी वैल्यू है 10 रुपये की। यदि आप उस नोट को रखते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, मतलब उस रुपए की वैल्यू 50 रुपये के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में उसका रेट कितना है, तो 2 से 3 रुपये है। ठीक है, तो वैसे ही इसने क्या किया था, प्रतीक चिन्ह के तौर पर तांबा निकाल दिया था और उसका बोला ये तांबा जो है सोने के बराबर है। इसने खुद से बोल दिया कि ये तांबा क्या है, सोने के बराबर है, और सारा सोना अपने राजकोष में रख लिया। ठीक है, स्थिति ये आई कि इसने जितने भी तांबा और पीतल के सिक्के चलाए, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए इसने 100 रुपये निकाला होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो लोग घर घर से तांबे के सिक्के बनाने चालू कर दिए। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों के घर में तांबा था पहले से ही, तांबे की कटिंग की और कटिंग करके सिक्का चला दिया, और जो भी आपको कहीं पर काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही सिक्के बना रहे हैं, जाके सामान खरीद के घर ले आइए, कुछ नहीं करना है, बस मेहनत कहाँ करना है, घर के अंदर, और वो है सिक्का बनाने का। ठीक है, इस तरीके से समझिए कि मार्केट व्यवस्था पूरी तरीके से खराब होने लगी थी। ठीक है, स्थिति ये आई कि इसने बोला कि अब इसको वापस लेना पड़ेगा, तो इसने मार्केट के जितने तांबे और पीतल के सिक्के थे वापस मंगाए। ठीक है, तो जब वापस मंगाए तो इसने देखा कि मैंने तो मार्केट में सिर्फ 100 रुपये निकाला था, ये 1000 सिक्के कहाँ से आ गए। ठीक है, स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपने घर से सिक्के जब बनाए थे तो वो सब कुछ, अब देखिए इसको करना क्या पड़ा, जितने तांबे के सिक्के इसने चलवाए थे उस तांबे के बदले इसको देना पड़ा पैसा। ठीक है, क्योंकि आप उसी वैल्यू को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आप, सरकार आपको बोलती है कि 10 रुपये का नोट है, तो जब भी आप उसको बैंक को देंगे तो आपको 10 रुपये का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जब ये तांबा को जब वापस ले रहा था तो उसके बदले जो है इसने फिर से पैसा रिफंड किया बाकी लोगों को, तो इससे राजकोष पूरी तरीके से खाली हो गया था। ठीक है, तो ये दूसरा नीति था, याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह मुद्रा को बदलना। ठीक है, कि इसकी दूसरी नीति थी जो कि ये भी फेल हो गई। ठीक है, तीसरा जो इसका नीति था, इसके समय पर याद रखिएगा, इसने खरसान पर आक्रमण करने का प्लान किया था। ठीक है, खरसान क्षेत्र याद रखिएगा मध्य एशिया का क्षेत्र है। ठीक है, अब मध्य एशिया का जो क्षेत्र है याद रखिएगा, आप ये देखेंगे कि भारत में हमेशा आक्रमण कहां से होता था, तो आपको याद होगा कि आप जब भी देखेंगे कि भारत का जो ये उत्तर क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां से यहां तक मध्य एशिया का जो ये क्षेत्र है, हमेशा यहीं से आक्रमण होता था। आपने अभी तक जितना भी भारत के इतिहास पढ़ा है उसमें देखा आपने कि पाकिस्तान से आक्रमण हो रहा है या इस तरफ से आक्रमण हो रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मध्य एशिया से लोग आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो इसने बोला कि उन लोग के आक्रमण करने से पहले मैं आक्रमण कर देता हूं। ठीक है, मतलब मैं खुद पहले आक्रमण कर देता हूं और उस जगह को जीत लेता हूं, अब बाकी टेंशन खत्म हो जाएगा इसके बाद से। ठीक है, तो इसने क्या किया, खरसान की तरफ आक्रमण करने का प्लान किया, और कारण यह था कि खरसान का जो क्षेत्र था, ये यहाँ के जो शासक थे ये अभी स्थिर नहीं थे। ठीक है, स्थिर स्थिति में नहीं थे, इसका मतलब है कि कमजोर शासक प्रणाली, और ऐसी स्थिति थी कि जिसके कारण इसको जीतना आसान था, खरसान क्षेत्र को। ठीक है, जितना आसान था देखिएगा। तो अब इसने क्या किया, अपने क्षेत्र में लगभग 3 लाख सैनिकों को बुला लिया, बोला कि अब चलेंगे हम लोग कहाँ, खरसान में आक्रमण करने चलेंगे। ठीक है, और सभी को 1-1 साल का सैलरी बांट दिया पहले ही, बोला हमको तो जाना है और हमको आक्रमण करना है, तो सैनिकों को पहले से क्या कर दिया इसने, वेतन दे दिया, और वेतन देने के बाद जो है लगभग 1 साल तक आक्रमण नहीं किया। ठीक है, 1 साल का वेतन भी दे दिया है और रुक के चल रहा है ये। ठीक है, मतलब अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, और अंततः क्या हुआ कि खरसान का जो क्षेत्र था अपने आप में मजबूत शासन प्रणाली को
ये स्थापित कर लिया और ये आक्रमण ही नहीं कर पाया, ठीक है, और आक्रमण भी नहीं हो पाया, सैनिक अपना पैसा लेके चले गए, स्थिति खराब हो गई फिर इसकी, ठीक है। तो खरसान का आक्रमण का जो प्लान था इसका, ये भी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, खरसान का आक्रमण, कर वृद्धि, प्रतीक चिन्ह में मुद्रा को बदलना और खरसान का आक्रमण, ये 3 ऐसी नीतियां थी बेसिक, जो इसके साथ जो है ये विफल होता है, असफल होता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो देखिए इसका नेचर जो है ना, ये बहुत बेहतर तरीके का था, मतलब शासक तो बहुत अच्छा था, ठीक है, यानी कि ये जो है धर्म सही सूढ़ता में रखता था, यानी कि सभी प्रकार से कल्याणकारी तरीके से सोचता था, काम इसका अच्छा था, ठीक है। ये प्लान जो कर रहा था ये भारत के क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर अच्छा था, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका प्लान ना भविष्य वाला जो था, ये सभी प्लान भविष्य लायक हैं, ठीक है। टैक्स को बढ़ाना या प्रतीक चिन्ह मुद्रा आज चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत तरीके चल रहा है। जैसे आप बोलेंगे कि आज का जो सिंबॉलिक हमारा जो पैसा है, ये सिंबॉलिक है कि 100 रुपये का नोट 100 रुपये के बराबर नहीं होता हमारे यहाँ, वो होता है 5 रुपये के बराबर। लेकिन हम 100 रुपये जब हाथ में आता है या 2000 का नोट जब हाथ में आता है तो अपने आप को महसूस करते हैं, अरे 2000 का नोट पॉकेट में है अभी, ठीक है। तो 2000 का नोट का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 10 रुपये या 15 रुपये, लेकिन आप 2000 का नोट रखते हैं तो अच्छा फील करते हैं, ठीक है। और उसी में 2000 का नोट 10 हो जाए तो फिर और मजे की बात है, ठीक है। लेकिन है कितने का, वो 100 रुपये का है। अगर सही मायने में उसका जो रेट निकाल कर देखेंगे आप, कितने का बना है, उसका वैल्यू कितना आ रहा है बनने में, तो वो कितना कम है। तो सोचिए उस समय में इसने प्लान कर दिया था भविष्य के बारे में, तो ये विफल हो गया इस जगह पर, ठीक है। तो इसने भविष्य की नीति को ला दिया पहले ही, और इससे ये विफल का कारण बना इसका। तो याद रखिएगा, इसकी सोचने के तरीके में इसने प्लान बहुत अच्छा किया था, ठीक है, लेकिन प्लान के साथ साथ इसने देखा कि जो चीजें बाद में करनी चाहिए थी वो पहले कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा इसका काम है, ये दिल्ली में बैठता था, दिल्ली में शासन था, और यहां से लेके आपने बोलता है कि मैं राजधानी बदल देता हूं देवगिरी में, ठीक है। शासन कहां से ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली से देवगिरी, ठीक है। अब देखिए इसका प्लान देखिए, अब समझिएगा, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी इसमें। तो ये बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, सॉरी दिल्ली से देवगिरी जा रहा हूं। तो सभी लोग बोलते हैं ठीक है जाइए, हमारा टेंशन खत्म होगा, दिल्ली वाले, ठीक है। तो ऐसे केस में समझिए कि इसने बोला कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, सभी को अधिसूचना जारी करा दिया और बोला सब लोग यहाँ जितने लोग रहते हैं, ठीक है, पूरा दिल्ली वाले उठ के कहाँ जाएंगे, देवगिरी जाएंगे, ठीक है। अब पहुंचे सब कोई, अब सब कोई सोचिए, अब चूंकि शासक है और यहाँ से उठ के कहाँ चले गए, देवगिरी पहुंचे जैसे तैसे, ठीक है। अब सब के सब जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ घर था सबका, सब छोड़ छाड़ के कहाँ पहुंचे, देवगिरी पहुंचे। अब देवगिरी में दिल्ली जैसा जगह और दिल्ली जैसा जो साम्राज्य है, विस्तार है, जो अपना रहने का जो तरीका है, वो देवगिरी में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ समय तक एडजस्ट करने के बाद इनको लगा कि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिर वापस आ गए दिल्ली, ठीक है। तो ये जो काम था ना इसका, ये विफल हो गया। इसका कारण था, देखिए इसमें कितना पैसा खर्च हुए, ये पूरा सिस्टम, ठीक है। देवगिरी पहुंचा था, उसका नाम रख दिया था दौलताबाद, ठीक है, वही क्षेत्र डेवलप किया था, दौलताबाद का क्षेत्र, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि देवगिरी से जाना आना और ये पूरा समय जो बर्बाद करना, ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक सबसे बड़ा गलती था, ठीक है। तो दिल्ली के क्षेत्र से समझिएगा कि ये दिल्ली से गया वापस देवगिरी और देवगिरी से वापस आ गया दिल्ली, ठीक है। तो ये घूम रहा था। अब इसके बारे में ना 2 लोग अलग अलग कहते हैं, ठीक है। एक है बर्नी, इतिहासकार है, याद रखिएगा बर्नी, ठीक है। इसने बोला कि देवगिरी जो क्षेत्र है जाने का इसका कारण, 2 कारण इसको समझ में आता है, ठीक है। पहला कारण समझिएगा कि इसने ये कहा कि बर्नी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था, यह चाहता था कि भारत के हर क्षेत्र में केंद्र की जगह पर रहकर मैं शासन या राजधानी को स्थापित कर पाऊं, ठीक है। क्योंकि ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है इधर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि मैं बीच केंद्र में पहुंच जाऊं और सभी दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव जारी रख सकूं, ठीक है। ये बर्नी का कहना है। लेकिन इब्न बतूता का कहना है कि दिल्ली के क्षेत्र में ना लगातार इसको मैसेज आते थे, मैसेज मतलब लिफाफे में, बंद लिफाफे में, ठीक है, जिसमें गालियां लिखी होती थी, ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद इसके दिमाग से बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब गिरने लगी, अपने आप में मोरल डाउन होने लगा। तो ये बोला कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चलता हूँ देवगिरी, ठीक है। तो 2 लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, जिसमें बर्नी ने कहा कि ये जो है केंद्र में रहकर सत्ता स्थापित करना चाहता था, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, और वहीं इब्न बतूता कहते हैं कि ये जो है किसी मतलब थोड़े शर्म को लेकर, ठीक है, कि बार बार वहाँ के जो अमीर लोग थे ना, जो दिल्ली के आसपास के जो लोग थे, वो बार बार बंद लिफाफे में इसको लेटर भेजा करते थे, ठीक है, मैसेज भेजते थे जिस तरीके से, और ये पढ़ता था और शर्मसार हो जाता था क्योंकि इसकी नीतियां जो है लगातार विफल हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये प्लान करता कि मैं दिल्ली से कहाँ चले जाऊँ, देवगिरी। लेकिन इसने प्लान ये भी किया कि मैं सबको साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दिल्ली से देवगिरी जाना इसका चौथा नीति था जो कि विफल हुआ। एक नीति याद रखिएगा, इसका जो 5वां नीति है, ठीक है, वो है, याद रखिएगा, ये कुमायूं पहाड़ियों पर आक्रमण करने का प्लान करता है।
कुमायूं मतलब आपका हिमाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में आक्रमण करने का प्लान करता है, ठीक है। और शुरुआती समय में ये बहुत अच्छा होता है, कहने का मतलब है इसने प्लान किया कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र पर, ठीक है, उत्तर भारत का क्षेत्र जो है, उत्तर भारत के इस क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्लान करता है। और पहाड़ी क्षेत्र थे, क्योंकि देखिए दिल्ली के सल्तनत वाले जो क्षेत्र हैं, दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं, शासक हैं, इनके पास सैनिक की जो व्यवस्था है, ये कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण या युद्ध नहीं लड़े हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, अपने सैनिकों को भेज दिया कहां पर, हिमाचल प्रदेश के उत्तर के क्षेत्र पर, कुमायूं पहाड़ियों की तरफ। तो शुरुआती समय में तो इसके सैनिक जीत रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने छिप कर इस पर वार करना चालू किया तो सभी जो है इनके सैनिक भागने लगे, ठीक है। तो इसका जो कुमायूं आक्रमण जो था या हिमाचल प्रदेश की तरफ आक्रमण था, ये भी विफल हो गया। और अंततः जो है ये पांचों जो इसके नीतियां थी, पांच जो इसके प्रणालियां थे जो कि ये काम करना चाहता था, ये पांचों काम जो है समाप्त हो गए इसके साथ ही, ठीक है। तो इस तरीके से 5 काम इसके याद रखिएगा जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए याद किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है, कर में वृद्धि। दूसरा याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह द्वारा मुद्रा को बदलना, ठीक है। तीसरा है आपका खरसान आक्रमण, और चौथा है दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरण, और पांचवा है कुमायूं पहाड़ियों पर आक्रमण, ठीक है। ये 5 चीजें याद रखिएगा, आपको परमानेंट मोहम्मद बिन तुगलक का कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा। अब ऐसे कारण से याद रखिएगा, ऐसे कारण से, ठीक है, लोग इसको क्या क्या कहते थे समझिएगा। तो इसके नाम रख दिए गए थे, ठीक है। रक्त पिशाचू, इसे कहा जाता था रक्त पिशाचू, ठीक है, पागल, ऐसे बहुत सारे नाम रखे गए थे इसके, ठीक है। तो ये शासक जरूर था, लेकिन इसके पीठ पीछे इसके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जाता था, ठीक है। और स्वप्नशील भी कहा जाता था इसे, कि सपना देखने वाला, कि सपने के हिसाब से कुछ भी जो सपना देखूंगा वो कर दूंगा। इस तरीके से बहुत सारे नाम रख दिए गए थे इसके विफल होने के कारण, ठीक है। अब देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 इसकी घटनाएं याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर समझिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो है दोनों धर्म को बराबर मानता था, इसीलिए उलेमा किसे कहते हैं याद रखिएगा, जो इस्लामिक धर्म के जो खलीफा हैं उनका जो पूरा वर्ग है ना, उस वर्ग को कहते थे उलेमा वर्ग, ठीक है। तो खलीफा मतलब जो धर्म को के राजनीतिक गुरु थे या धार्मिक गुरु जो थे, ठीक है, इनको खलीफा कहा गया। अब इनका वर्ग जो था उनको उलेमा कहा जाता था, ठीक है। मतलब इनका जो ग्रुप था उसको उलेमा कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसने समाप्त कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। तो याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में पूछा जाता है तो यही मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसने एक अच्छा काम किया था कि जो धर्म है इसको बराबर कर दिया था, ठीक है। इस कार्य से उलेमा वर्ग कट्टर दुश्मन बन गए थे, यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी और राजशेखर को अपने दरबार में स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था, ठीक है। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तर्मासिरीन, ठीक है, याद रखिएगा, तर्मासिरीन 1326 से 1327 में के नेतृत्व में हुआ था, यानी इसके समय में मंगोल आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, मंगोल आक्रमण के क्रम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, इसने एक प्लान किया था, आपको मैंने बताया कि ये देवगिरी से जाता था वापस आ गया, तो जनरली इसका जो क्षेत्र था वो देवगिरी या दौलताबाद का क्षेत्र बनाया था, डेवलप किया था इसने, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि 2 साम्राज्य उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में डेवलप होने लगे इसी के कारण, ठीक है। यानी जब आप बार बार कहीं पर जाते हैं तो उस जगह पर एक क्षेत्र डेवलप हो जाता है, वहां के लोग वापस नहीं आएंगे दिल्ली इसके साथ, तो वहां पर अपने आप में एक क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो 2 साम्राज्य की स्थापना होती है इसके समय में, याद रखिएगा, जो आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। एक है आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, ये एक तरीके का हिंदू साम्राज्य था, और एक आपका बहमनी साम्राज्य, ये आपका इस्लामिक साम्राज्य था। तो 2 साम्राज्य का डेवलप होता है। यहां पर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है किसके शासनकाल में डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए थे। ये क्वेश्चन है आपका 5वां आज का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 5वें नंबर पर, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पर इब्न बतूता के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इब्न बतूता जिसके शासनकाल में आया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके शासनकाल में आया तो इब्न बतूता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको अपने दरबार में रख लिया, साथ ही साथ कौन से पद पे रखा था, तो याद रखिएगा काजी,
काजी के पद पर रख लिया था अपने दरबार में, ठीक है। तो याद रखिएगा इब्न बतूता को अपने दरबार में काजी के पद पर स्थापित किया। साथ ही साथ 1342 में, ठीक है, 1342 में इसे चाइना भेज दिया था, चीन भेजा गया था दूत बनाकर, ठीक है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत बनाकर किसको, इब्न बतूता को चाइना भेज दिया था ताकि वहां से बातचीत चालू हो सके, ठीक है, चाइना के साथ। तो याद रखिएगा इसने 2 काम किए थे इब्न बतूता का, ठीक है। पहला, काजी बनाकर दरबार में रखा, ठीक है, प्रभावित हुआ इससे और काजी बनाया, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसे चीन भेजा था दूत बनाकर 1342 में, ठीक है। याद रखिएगा पूछा जाता है कि किसने अपने दरबार के व्यक्ति को दूत बनाकर चाइना भेजा था, ठीक है। और अगर इब्न बतूता का नाम आता है तो बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता का जो क्रम है इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। खासकर मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इब्न बतूता से आपको अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो इब्न बतूता से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका संबंध मोरक्को से है, और साथ ही साथ जब ये आता है तो इससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक इसे अपने दरबार में काजी का पद दे देता है, और साथ ही साथ इसे दूत बनाकर चाइना भेजता है 1342 में, ठीक है। ये आया कब था, 33 में, 33 में, ठीक है। और 42 तक जो है ये फिर चाइना चला जाता है, चाइना में दूत बनकर जाता है, ठीक है। और यहीं पर ये पूरा विवरण, अपनी यात्रा का जो पूरा विवरण लिखता है, और इस बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो लिखता है उसे कहा जाता है रहलमा, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब यहीं पर देखिएगा कि धीरे से फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, ठीक है। इसके संबंध में थोड़ा सा याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी मृत्यु के बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखिएगा, तो तन्मसरिन के नेतृत्व में मंगोल सिंध तक आ गए थे। उनका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर मेरठ तक पहुँच गया था। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त कर दिया बल्कि कालानौर पर भी अधिकार कर लिया, और कुछ समय तक उसका वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया। तो जैसे मैंने बताया था पेशावर तक, आपका जब शुरुआती समय में हमने स्टार्ट किया था तो मैप में मैंने बताया था पेशावर तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का विस्तार हो गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्यौहार होली में भाग लिया था, ठीक। याद रखिएगा ये आपका 6वां क्वेश्चन है कि मैंने बताया कि ये त्यौहार के तौर पर या धर्म को मानने में इतना बराबर कर दिया था कि ये हिंदू में भी जाकर काम करता था, मुस्लिम में भी काम करता था, यानी कि ये सभी प्रकार के त्यौहारों को मनाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहला ऐसा सुल्तान था जो कि सभी त्योहारों को मनाता था, हिंदुओं के होलियों में भाग लेता था, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद उसने तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके बहुत से विचार बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण थे और विवेकपूर्ण थे, परंतु उसने उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाया या नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने बताया इसकी जो नीतियां थी, 5 नीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब एक एक करके इसके नीतियों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रयोग, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया था, कुछ प्रयोग प्रारंभ किए थे, थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपने पढ़ लिया है वैसे, मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए। इसने धर्म दर्शन का गहरा अध्ययन किया और बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि व खुले विचार वाला व्यक्ति था ये, ठीक है। तो यही कारण है कि इसने जो है इसको शिक्षित कहा जाता है, ठीक है। शिक्षित और मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो प्रयोग थे ये फेल हो गए थे। प्रयोग अगर सफल हो जाते तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि यदि आप कितना पढ़ लें इससे कोई मैटर नहीं कर रहा, आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये मैटर करता है। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कोरोना के समय में जो बच्चों के 10th 12th हुए हैं उनके परसेंटेज देखिएगा, ठीक है, 98, ठीक है। अब आज के डेट पे अगर आप उनसे अपना कंपेयर करेंगे तो अपने आप को पीछे ही पाएंगे। क्यों? उसको आप बार बार भले ही दूसरे के सामने बोल देंगे कोरोना के समय तो पास हुआ था, ठीक है, आप जरूर बोलेंगे उसको कि कोरोना के समय पास हुआ था, ठीक है। लेकिन मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि बाद में उसका रिजल्ट देखा जाएगा तो आप बोलेंगे, आप याद भी नहीं करेंगे इस बात को, बार बार सरकार भी इस बात को याद नहीं करेगी कि बच्चे का सिलेक्शन, जैसे देखिए आज के समय में सहकारिता का जो पद निकला है वो ये बोल के चल रहा है कि जो स्नातक में 50% प्राप्त है वही फॉर्म भरेगा, ठीक है। और आने वाले समय में अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जो स्नातक में 60% लाया गया है तो आधे लोग पहले छट गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्नातक में 60% नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप नौकरी के लायक नहीं हो गए, खत्म हो गए, तो इसके बाद फिर आप दूसरा कुछ सोचेंगे। तो ये स्थिति बता रहा हूं मैं कि जो आपका रिजल्ट है ना वही लोगों को चीज़ों को बताता है और लोग वही पसंद करते हैं। चाहे आप फेल हो जाइए, चाहे 1 नंबर से फेल हो जाइए, चाहे 10 नंबर से फेल हो जाइए, फेल तो फेल, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं ना कि मेरा 1 नंबर सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, तो बात खत्म हो गई है। आप उसी भीड़ में है जो कि नहीं हो पाए वाले लोग में, यानी आप बेरोजगार ही हैं और 1 नंबर से सिलेक्शन हो गया है,
तो आप सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो 1 नंबर हो चाहे कितना नंबर हो, वही मैटर नहीं कर रहा। तो यही चीज है कि परिणाम क्या होता है ये मैटर करता है, और इतिहास हमको ये चीज सिखाता है कि जो लोग बुद्धिमत्ता से कुछ अप्लाई करते हैं और परिणाम फेल हो जाता है तो वो फेल में ही आते हैं, ठीक है, वो कभी भी उसको अच्छा नहीं देखेंगे या अच्छे तरीके से नहीं कह पाएंगे, ठीक है, यही हमारा समाज है। चलिए समझते हैं, देखिएगा। तो इसने सबसे पहला प्रयोग किया था राजधानी परिवर्तन। देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद कदम राजधानी का दिल्ली से देवगिरी का परिवर्तन था। सुल्तान देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक का एक सड़क का निर्माण भी कराया। अब सोचिए कितना लंबा सड़क निर्माण करवा डाला था इसने, 1500 किलोमीटर का, ठीक है। उस समय पैसे ऐसे कम, और उसके बाद इसने सड़क निर्माण करा डाला, ठीक है, 1500 किलोमीटर का। तो देखिएगा, अब यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर सराय बनवाया दिया, मतलब होटल वेटल सब पूरा डेवलप कर दिया। बोला कि मैं, अच्छा अभी का समय का जगह अगर आप ये समझिए, सऊदी अरब तो सभी जान, दुबई, ठीक है, अब दुबई को 30 साल पहले देखिएगा, रेतीला बंजर जमीन, ठीक है, वैसा आपको दिखेगा। लेकिन आज देखेंगे तो एक घूमने वाला, हाँ, बड़ी बड़ी सिटी, बड़े बड़े इमारत ऐसे देखने को मिलेगा। अब 30 साल पहले, मान लीजिए 30 साल पहले अगर कोई वहाँ का जो शासक है वो ये प्लान कर देता कि इस क्षेत्र में, जब तक अभी तक पेट्रोल नहीं मिला है वहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए वहाँ का पेट्रोल या कोई भी गैस वैस वहाँ पर नहीं मिल रहा है, ईंधन नहीं मिल रहा है, तो स्थिति कितनी खराब है। और उसके बाद जब उसके पास पैसा आया तो उसने उसको कैसे डेवलप किया, ठीक है। यही भविष्य निधि होती है। भविष्य का तरीका ये होता है कि आपको कब तक क्या बना लेना चाहिए। इसने जरूरत से ज़्यादा पहले ही सब कुछ बना डाला, ठीक है। मैं इसका मतलब ये समझाता हूँ कि यदि आपका घर जो है अभी मिट्टी का है और उसके अंदर आप आलीशान अंदर से सामान रख रहे हैं, सोफा बहुत अच्छा, फ्रिज बहुत अच्छा, ये सब रख रहे हैं, कुछ दिन के बाद गायब हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मिट्टी का घर है तो आप अंदर के सामान भी उसी तरीके के मिट्टी के घर वाले ही रखेंगे, ठीक है, मतलब घड़े का प्रयोग कीजिए फ्रिज के बजाय, ठीक है। तो इसने किया कि इसका जो स्थिति था, मतलब उस समय की जो स्थिति थी उसके अनुसार इसने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचा और पहले से महंगे महंगे सामान रख लिए एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का काम इसने किया, समझिएगा। तो इसने क्या किया, देखिए, पहले तो दिल्ली से दौलताबाद तक का सड़क बना दिया, ठीक है, सड़क बनवाया, और साथ ही साथ क्या किया, जगह जगह पर सराय बनवा दिए रुकने के लिए, यात्रियों के लिए, ठीक है। परंतु दौलताबाद और दिल्ली की जो दूरी थी वो 1500 किलोमीटर की और उससे भी अधिक थी, ठीक है। तो ये किसका विफलता है, प्रयोग है इसका, ठीक है, जो विफल हुआ। दूसरा है प्रतीक मुद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। तुगलक की अगली महत्वपूर्ण जो पहल प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया था, इसने विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, ठीक है। यानी सोचिए इसके कारण जो है चांदी की कमी होने चालू हो गई थी। यानी इसने क्या किया था, चांदी को पहले या सोना को पहले रख लिया था और तांबे के सिक्के चलवा दिए थे इसने, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिएगा, इस प्रयोग से पूर्व चीन का कुबलई खां प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। मतलब इससे पहले जो है चीन का जो कोई व्यक्ति शासक था, इसने पहले यह प्रयोग किया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा इसने भी किया। सन 1294 में काई कातू नामक एक ईरानी शासक ने अपने देश में कागजी मुद्रा चांद प्रचलित किया था, ठीक है। तो इसने कोशिश किया था, ये इससे पहले जो है कुछ शासकों ने ऐसा किया है, लेकिन तरीका अलग था, ठीक है। इसने तरीका थोड़ा अलग यूज किया है और यही कारण इसके विफलता का, ठीक है। तो जो चीज घर में अवेलेबल हो, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके घर में जो पन्ना है, कागज है, अब ये मुद्रा काम करेगा यदि आप इसमें कुछ कलर कर लेते हैं तो घर में कितना पैसा हो जाएगा, सोचिए, ठीक है। अब ऐसे ही चीज इसके समय हुआ कि इसने उस चीजों को चुना जो घर में अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से और बहुत आसानी तरीके से। देखिए, अगर आज के टाइम पे नोट आप ढूंढने जाएंगे 100 के नोट, तो उसके कागज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ लोग वहां से भी चोरी करके या किसी तरीके से उसके भी कॉपी बनाते हैं, तो नकली मुद्रा बन जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर आम आदमी तो नहीं बना सकता इसको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा कोई चीज मुद्रा के तौर पर चुना जाता है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको इतिहास का एक चीज अभी बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में घटना घटी थी। 5 रुपए के सिक्के आते थे मोटे मोटे, ठीक है, अचानक से गायब हो गए हैं। अभी पतले पतले पीतल वाले टाइप के आते हैं, नोटिस किया? ऐसा क्यों हुआ है, किसी को आइडिया? उसका जब वजन किया ना, तो उसको देखा गया कि बांग्लादेश में ले आकर पिघला दिया जाता था, ठीक है। फिर वो अपना जो बाकी, अब वो क्या बन रहा है, सोचिए, वो 5 रुपए की वैल्यू है, उससे उसको पिघलाकर ब्लेड बनाया जा रहा है, ठीक है। ब्लेड, जो इरेजर आता है ब्लेड, ठीक है, तो रेजर वाली जो ब्लेड है उसका यूज कर रहे हैं। तो वो 5 रुपए के सिक्के से 3 ब्लेड बनाते थे और उसका था 9 रुपए, तो 5 रुपए से 3 रुपए 9 रुपए बन रहा था ये, ठीक है। तो ऐसे करके बांग्लादेश और बाकी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब सोचिए, तब सरकार ने ये देखा कि 5 के सिक्के कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया जब उसको, तो वो उसने कर दिया अब पतला, अब 5 के सिक्के से नहीं बनने वाले, तो कलर भी चेंज कर दिया, अब बनाइए ब्लेड, ठीक है। ऐसा होता है। मतलब अगर आप समझिए कि सिक्के के साथ कैसे दिक्कतें आती हैं। और इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है, आपको पता होगा, हमारे जो रिलायंस के मालिक, ठीक है, तो
रिलायंस के मालिक हमारे नाम क्या है इनका मैं भूल रहा हूँ, जियो के मुकेश अंबानी के, अंबानी मतलब अंबानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े उनके फादर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये शुरुआती समय में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में रहते थे, दुबई में रहते थे, ठीक है। तो दुबई के सिक्के के साथ भी इन्होंने यही किया था, ठीक है। शुरुआती समय में उनके बारे में भी ये जानकारी इतिहास में मिलती है। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया था जिसके बाद जो है सिक्के गायब होने लगे थे, ठीक है। तो ऐसा जो है हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगाकर कुछ भी तरीके का बदलाव कर सकता है और इससे सरकार को नुकसान हो जाता है, देश को नुकसान होता है, ठीक है। चलिए आते हैं वापस। तो देखिएगा, तो ऐसी घटना में याद रखिएगा कि कासे का सिक्का, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, तांबे कासे का सिक्का का निर्णय लिया और मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया, ठीक है। मतलब सिक्का चला रहे हैं कासे का और बोल रहे हैं ये चांदी और सोने का सिक्का होगा, मतलब वैल्यू उसके बराबर होगी, ठीक है। अब देखिएगा, लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना प्रारंभ कर दिया। घर घर में अब क्या हो गया, भट्टी जलना चालू हो गया, ठीक है। घर में ही बन रहा है अब सिक्का, ठीक है। अंत में क्या हुआ, मोहम्मद ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला लिया और उसने काशी के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन दे दिया, ठीक है। अब सोचिए, जो लोग घर में बना रहे हैं, जा रहे हैं बदलने, तो जैसे हमारा होता था ना कि 500 का नोट बदलने जाओ, वही वाला सेम चीज़, जाओ आप मोहम्मद के पास और अपना सिक्का बदलो, तो आप सोचेंगे कि मैं जाने वाला हूँ तो मैं 2-4 और ज़्यादा बना लूँ, ठीक है। तो ये घर में और तेज़ी से बनने लगा जब इसने बोल दिया कि मैं चांदी उसके बदले दूंगा, ठीक है। तो अब इसने एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज में घर घर से, जहाँ इसने सोचिए, मैंने बताया ना, ये 100 सिक्के अगर मार्केट में चलाया था तो जब वापस ले रहा था तो 1000 सिक्के आ गए थे इसके पास, ठीक है। मतलब इसके कारण क्या हुआ, इसका राजकोष खाली हो गया और सिक्के भर गए, कौन से, कांसे के सिक्के और तांबे के सिक्के भर गए, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा विफलता था जहां पर इसने अपने राजकोष खाली कर डाला था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपका खुरासान योजना। ये था खुरासान आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिएगा, यह अभियान हिमालय क्षेत्र के कुमायूं के पहाड़ियों के प्रदेशों के आरंभ किया गया था। कहा जाता है कि इसका उद्देश्य चीनियों की बढ़त को रोकना था, ठीक है। मैंने बताया था कि मध्य एशिया के लोग जो थे लगातार भारत में आक्रमण करते थे, कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आक्रमण कर रहा है, तो ये बोलता था कि एक काम करते हैं, मैं ही आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीत लेता हूं, इसके बाद भारत में कोई आक्रमण नहीं होगा, ठीक है। प्लान तो अच्छा था क्योंकि भारत में आक्रमण हो रहा था, इससे काफी लोग धन लूट के ले जाते थे, ठीक है। तो जैसे भी आपने पहले पढ़ा है कि यहाँ आया कोई और धन लूट के ले गया, धन लूट के ले गया, तो ऐसे में ये रोकने की कोशिश करता है और इसने बोलता है कि मैं यहाँ पर आक्रमण करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, दिल्ली की सेना कठिनाई भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई तथा वहां विपत्ति में फंस गई। कराचिल अभियान में कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे थे, ठीक है। ये दो अलग अलग जगहों की बात हो रही है। एक आपका खरासन योजना, जो कि मैंने बताया आपको कि लगभग 3 लाख सैनिकों को लाकर रखा था और सबको सैलरी दे दिया था 1 साल के लिए, ठीक है, और बाद में युद्ध करने ही नहीं गया। और दूसरा कराचिल, जो हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर देखिएगा दिल्ली की सेना कठिनाई से भरे प्रदेशों तक बहुत दूर तक आगे बढ़ गई थी और वहां विपत्ति में फंस गई। कराचिल अभियान में कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे। मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। तो कांगड़ा या कुमायूं पहाड़ियों पर मैंने बताया जो वो, और आपका करासन योजना, ये दोनों जो है आपके आक्रमण का योजना था इसका, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपका इसका सीधी कृषि सुधार, ठीक है। तो देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। इनमें से अधिकांश सुधार दोआब क्षेत्र में लागू किए गए थे, ठीक है। इस योजना के दौरान अकाल का 6 साल तक एक लंबा दौर रहा, ठीक है, प्रदेश में, जिसके कारण जो है प्रदेश को नष्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये कृषि सुधार का मतलब है कृषि कर, याद रखिएगा, कृषि कर, ठीक है। तो कृषि कर जो है, अब देखिएगा, पशुओं और बीजों के लिए तथा कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ कराकर राहत देने का प्रयास किया गया। और लेकिन इस समय तक दिल्ली में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी कि वातावरण ही दूषित हो गया और क्या फैल गया, प्लेग फैल गया, ठीक है। इस तरीके से अकाल भी हुआ और प्लेग भी फैल गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके शासनकाल में बहुत गतिविधि पूरी खराब हो गई थी, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद सुल्तान दिल्ली छोड़कर 100 मील की दूर गंगा के किनारे स्वर्गधारी नामक शिविर में चला गया और लगभग 2.5 वर्षों तक वहीं रहा। उसने दोआब में कृषि का विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की। उसने दीवाने अमीर को ही, याद रखिएगा, इस शब्द को याद रखिएगा, ये आपका आज का 8वां क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। दीवान ए अमीर को ही नाम का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इसने इस योजना को चालू किया था और अलग से इस विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्रों में विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि किस शासक ने कृषि के लिए, ठीक है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, विभाग की स्थापना की थी। तो कृषि की स्थापना के लिए याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए किस विभाग की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा दीवान ए अमीर कोही, ठीक है।
चलिए, दीवान ए अमीर को ही नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रत्येक खंड एक अधिकारी के अधीन रखा गया था, जिसका काम किसानों को ऋण देकर कृषि का विस्तार करना था और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। जैसे जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के बदले गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर और खजूर। ठीक है, अंततः कुछ नहीं फलता है, याद रखिएगा। होता क्या है, अब इनको अधिकारियों को रख दिया गया है, कृषि को पैसा देगा, किसानों को पैसा देगा, ये अधिकारी पैसे लेके भाग जाते हैं। ठीक है, और फाइनली ये भी खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कृषि यानी कर वृद्धि के साथ ही जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। कर वृद्धि तो किया था इसने, लेकिन साथ साथ कोशिश भी किया था कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो। लेकिन उत्पादन के लिए जब इसने खोदने के लिए, कुएं खोदने के लिए पैसे दिए, ठीक है, जो कृषि लगाने के लिए आपका जो किसान है, खेती करने के लिए पैसे दिए, तो पैसा ही किसानों तक नहीं पहुंचा। ठीक है, और किसान भी समझ गए थे ये होने वाला है नहीं, हम कौन सा अधिकारी के पीछे दौड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपके जो अधिकारी है वो पैसा लेकर भाग गया और उसके बाद किसान भी ऐसे कैसे पड़ गए। ठीक है, तो यहां पर जो है कृषि सुधार भी असफल हो गया इसका। ठीक है, यह योजना विफल हो गई, जिसका कारण था कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी की अनुभवहीनता और भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार का मतलब यही होता है कि वो पैसे सरकार शासक से तो ले रहे हैं, लेकिन जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंच नहीं रहे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल रहा है, वहीं उसके विघटन की प्रक्रिया आरंभ का दौर साबित होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है याद रखिएगा, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है, इसके समय में आप फोकस कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा हो कि ऐसा शासनकाल बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मतलब आप समझिए कि शासक बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसके पीठ पीछे उसके बारे में बता रहे हैं सच्चाई, उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ऐसा शासनकाल बहुत मुश्किल से मिलता है, यानी कि ऐसे समय में कोई भी राजा अगर ऐसे शासनकाल को चलाता है तो उस समय की गतिविधि सबके लिए बुरा होता है। मतलब शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक, यानी कृषि, अर्थव्यवस्था, सब कुछ डामाडोल हो जाता है और स्थिति जो है इतनी खराब हो जाती है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ का राजा जो है किसी तरीके से मर जाए। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि राजा यहाँ से भाग जाए या कुछ ऐसा कर ले जिससे हमको इससे मुक्ति मिल जाए। ठीक है, देखिएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह होने लगे और साम्राज्य के विभिन्न भागों जैसे बंगाल, माबर, तमिलनाडु का क्षेत्र, वारंगल, कपिली, कर्नाटक का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध के एक एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। जैसे कि मैंने बताया कि लोग चाहते थे कि हम फ्री हो जाएं, ये मोहम्मद बिन तुगलक का हमारे पर प्रशासन ना रहे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा, अब यहीं पर जो है सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहां हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया और अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया कि दो राज्य यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, एक आपका विजयनगर साम्राज्य और दूसरा आपका बहमनी साम्राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोही को दबाने के लिए सफलता प्राप्त कर ली, परंतु सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह जो है ये तुगलक आसीन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का समय समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह के पास पहुंचे उससे पहले आप एक लाइन याद रखिएगा कि बदायूनी, ठीक है, एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, बदायूनी नाम है इसका। ये बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब मरता है या मृत्यु हो जाती है तो एक स्टेटमेंट देता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा। बोला जाता है कि लोगों को शासक से और शासक को लोगों से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो लोगों को शासक से, शासक को लोगों से मुक्ति मिल गई है, इस तरीके का स्टेटमेंट देता है कौन? बदायूनी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का समय समाप्त हो जाता है। ठीक है, बदायूनी इसका नाम है, बदायूनी। ठीक है, ये इतिहासकार है बदायूनी। ठीक है, यहां पर मुख्यतः तीन ही का नाम आएगा, बरनी, बदायूनी और इब्न बतूता। ठीक है, ये तीन ही का नाम आता है जनरली। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिरोज शाह के बारे में। ठीक है, देखिएगा, फिरोज शाह के बारे में दो बातें याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। पहला तो ये कि ये था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने धर्म को बराबर रखा था, किसी प्रकार का सहिष्णुता के विरुद्ध काम नहीं करता था। ठीक है, इवन सोचिए, हिंदू धर्म को मानने के साथ साथ इसने होली मनाने पहुंच गया। ठीक है, कितनी बड़ी बात होती है इस समय कि शासक जो है खुद होली मनाने पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये धर्म को बराबर रखता था। लेकिन इसका जब चचेरा भाई आता है, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, तो ये बिल्कुल अपोजिट होगा किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से, एमबीटी से। ठीक है,
तो ये बिल्कुल अलग होगा, मतलब ये केवल इस्लाम को मानने वाला होगा और हिंदू को दरकिनार कर देगा हर चीज़ के लिए, ठीक है, और उन पर कर इतना थोप देगा वापस कि हिंदू फिर से गरीब के गरीब होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ही, लेकिन याद रखिएगा, अब इसको कहा जाता है कल्याणकारी शासक, ये कल्याणकारी शासक है, ठीक है। इसने इतने सारे काम किए कि इसका जो, पहले तो ये बोलता है मैं शासक नहीं बनना चाहता था, ठीक है, इसको जबरदस्ती जो है अमीर जो वहाँ के लोग थे इन लोगों ने दबाव डालकर शासक बनाया। तो जब शासक बना तो इसका जो तरीका था, शासक बनने का जो तरीका था, उसमें याद रखिएगा इसने बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि कल्याणकारी कार्य जो है या विभाग का जो निर्माण किया, स्थापना किया, उसके बारे में जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। देखिएगा इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था और रजब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके पिता जो थे वो तुर्की थे और इनकी माता जो थी वो जाट थी, ठीक है, राजपूत थी, जाट थी, ठीक है। तो इनका संबंध बताया जाता है कभी कभी फिरोज शाह के बारे में, तो कभी भी याद रखिएगा माता जो है ये तुर्क नहीं थी, ठीक है। अब देखिएगा फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से अमीरों और साथ ही साथ सेना में भी गहरा असंतोष फैल गया था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, ठीक है। तुष्टीकरण की नीति क्या होता है समझिएगा, इसने उलेमाओं को फिर से वैल्यू दे दिया और खलीफाओं को फिर से वैल्यू देना चालू किया और जमीन फिर से क्या करने लगा, तो इनको खुश करने के लिए इवन इसने इतना सारा मंदिर तोड़ा, ठीक है, मंदिर को तोड़ते चला गया क्योंकि इनको उलेमाओं को खुश करना था, ठीक है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जो पूरी मंदिर है उसको भी तोड़ दिया था और वहाँ के जो मूर्ति है, ठीक है, भगवान है, उसको समुद्र में बहा दिया था, ठीक है। मतलब ये फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। तो ये जो है इस्लामिक धर्म को मानने वाले और साथ ही साथ स्थापित करने वाले, ठीक है, इस प्रकार के शासक के तौर पे जाने जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। लेकिन इसको कल्याणकारी शासक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ने क्या किया था, बहुत ऐसे समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ेंगे देखिएगा तो समझिएगा कि तुगलक ने किसको खुश करने की कोशिश की थी, उलेमाओं को। उलेमा कौन थे, खलीफाएं, ठीक है, जितने भी इस्लामिक जो गुरु थे, ठीक है, उनका जो ग्रुप था उनको खुश करने के लिए इसने बहुत सारे ऐसे काम किया और मंदिरों को तोड़ा। याद रखिएगा इसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया था, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 2-3 बातें, याद रखिएगा 2-3 बातें जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले देखिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में 2 बातें मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा इसने जो है वापस हिंदुओं में और ब्राह्मणों में कर लगाना चालू किया था, ठीक है, यानी कि इसने कर प्रारंभ किया, ठीक है। ये हिंदुओं को क्या कहता था, हिंदुओं को कहता था जिम्मी, ठीक है, हिंदुओं को इस समय क्या कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था। और इस पर ब्राह्मणों ने, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ब्राह्मण पर कर लगाया गया था, कर का नाम था जजिया कर, ठीक है। ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला शासक याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। तो आज का 10वां क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला शासक क्या कहलाता है, याद रखिएगा उसे कहते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर, ठीक है, और हिंदुओं को क्या कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था इस समय, ठीक है। इसके अलावा जो है फिरोज शाह के बारे में 2 बातें और याद रखिएगा। पहला कि सल्तनत काल में, ठीक है, कल्याणकारी शासक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, यानी सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक, ठीक है, कल्याणकारी शासक के तौर पर। याद रखिए 11वां क्वेश्चन आपका कि सल्तनत काल का सबसे ज्यादा कल्याणकारी शासक किसे कहा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इवन सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है इसे, ठीक है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, याद रखिएगा। इसने क्या किया था, इसने कर का टेक्निक ही बदल दिया था, ऐसा समझिएगा। इसने इस समय जो है 24 प्रकार के कर चलते थे, टैक्स का टाइप क्या था, 24, ठीक है। इसने 24 को बंद कर दिया, बोला कि केवल कितने प्रकार के रहेंगे, तो 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के टैक्स को आगे बढ़ाया इसने, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के टैक्स क्या थे, तो पहला टैक्स था खम्स, ठीक है, पहला टैक्स का नाम था खम्स, और खम्स होता था ये युद्ध पर कर होता था। ऐसा नहीं कि युद्ध लड़ने पर कर दिया जाएगा, ये नहीं है, ये होता था खम्स पे जो कर होता था वो समझिएगा कि अगर इसके सैनिक कहीं जाते थे, किसी को मारते थे, लूटते थे, तो लूट का माल जब लेके आते थे तो उस पर भी टैक्स लेता था। ये मतलब लूट के लेके आया ना, अब इतना हिस्सा मेरा भी रहेगा, ठीक है। तो खम्स जो होता था ये, जैसे आप देखेंगे जनरली हमारे यहाँ जो है कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ से
इस तरीके की स्थिति चलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि खम्स जो होते हैं, ठीक है, ये युद्ध पर कर होता था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है खजात, ठीक है, खजात। खजात जो कर है, याद रखिएगा, इसे अच्छा एक मिनट रुकिएगा, खरात, ठीक है, ये खराज, सॉरी खराज, ठीक है। खराज जो कर है, याद रखिएगा, ये धार्मिक कर है, ठीक है। दो कर इसमें धार्मिक है, याद रखिएगा, एक खराज और एक आपका जजिया, ठीक है। जजिया कर किस पे लगता था? हाँ, ब्राह्मणों पे। और खराज किस पे लगेगा? मुसलमानों पे, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों पर अलग अलग कर लगता था, ठीक है। इसमें कर की मात्रा कम होती थी, उसमें कर की मात्रा ज्यादा होती थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद एक कर और याद रखिएगा, इसमें एक कर है आपका जकात, ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा कि खम्स पर कर क्या होता था, तो खम्स का जो कर है ये युद्धों पर कर था, लूट के माल पर कर लगता था, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा जजिया कर, ये ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, जो कि गैर जो मुस्लिम थे, ठीक है, जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था, ठीक है। किस लिए? तो ये एक धर्म यात्रा कर था। अगर आपको धार्मिक यात्रा करनी है, ठीक है, तो आपको ये कर देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा खराज और जकात, ठीक है। यहां पर दो बातें याद रखिएगा, जो खराज है, ठीक है, खराज है और जकात है, ये दोनों में एक लगान कर है और एक आपका धर्म कर है, ठीक है। तो जकात को धर्म कर याद रखिएगा, ये जकात आपका धर्म कर है और ये जो खराज है ये लगान कर है। यानी आपका ये जो खराज है ये आपके कृषि के उत्पादन पर या किसी प्रकार के जो प्रोडक्शन आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम पर आपको कर देना पड़ता था और सर्वाधिक जो कर लगाया जाता था वो है खराज कर, ठीक है। खराज कर सबसे ज्यादा लगाया जाता था, ठीक है। तो चार प्रकार के कर याद रखिएगा, पहला खम्स कर, दूसरा आपका जजिया कर, तीसरा खराज कर और चौथा आपका जकात कर, ठीक है। ये चार कर लगाए गए थे, किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा अब इसने क्या क्या काम किया था, उसके काम को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। इसे काम पर याद रखिएगा कि इसके जो काम थे उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कार्य प्रणाली के तहत क्षेत्र की स्थापना, ठीक है। तो देखिए ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये किस प्रकार का व्यक्ति था, तो याद रखिएगा ये गुलामों को बहुत पसंद करता था, ठीक है। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में सर्वाधिक गुलाम इसके पास थे, ठीक है। लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास इसके पास गुलाम रहते थे। तो गुलामों के लिए भी इसने बहुत अच्छा क्षेत्र विभाग की स्थापना की थी। इसका नाम है, याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, याद रखिएगा, ठीक है। दीवान ए बंदगान, जैसे अब ये किसके लिए है, तो याद रखिएगा गुलामों के लिए, ठीक है। ये क्षेत्र की स्थापना की थी दीवान ए बंदगान, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा दूसरा जो है दीवान ए खैरात, दीवान ए, सुने खैरात शब्द क्या होता है? खैरात मुफ्त का चीज, ठीक है। तो इसने क्या किया था, कुछ ऐसे विभाग बनाए थे, ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए, ठीक है, वृद्धों के लिए, जो कारीगर नहीं थे, कार्य नहीं कर सकते थे, उनको यहां से उनका सामान मिलता था ताकि वो जो है जीवन को यापन कर सके। तो वो खोला गया था दीवान ए खैरात, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा दारुल सफा, दारुल सफा क्या होता है? दारुल सफा, ठीक है, याद रखिएगा अस्पताल, ठीक है, अस्पताल की स्थापना की ताकि कोशिश किया गया कि जो रोगी हैं, ठीक है, उनको रोग से मुक्ति दिलाया जा सके। इसके लिए दारुल सफा जो है फ्री में, दारुल सफा जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसका एक क्षेत्र याद रखिएगा, इसने लोक निर्माण विभाग, ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और कुछ नगर बसाए थे। कुछ नगरों का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके कुछ नगर जो इसने बसाए थे उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। लगभग
इसके नगरों की संख्या जो थी वो लगभग 300 से अधिक थी। इसने इतने सारे नगर बसाए थे। ठीक है, अब समझिएगा कौन कौन से नगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है आपका फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर जैसे मुख्य शहर बसाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा फिरोजाबाद भी इसने बसाया था, फिरोजपुर और फिरोजाबाद। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा इसके अलावा कि इसके समय में नहरों की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने नहर बनवाए थे, उन सभी नहरों को मजबूत भी कराया, फिर से पुनर्निर्माण कराया उसका, और साथ ही साथ नहरों की स्थापना की। ठीक है, नहर की स्थापना की। इसके अलावा याद रखिएगा लगभग 1200 बागान बनवाए थे। ठीक है, 1200 बागान बनवाए, और इसके अलावा याद रखिएगा कि 1200 बागान तो बनवाए ही, साथ ही साथ ये कोशिश करता था कि इसके अंदर जो फल लगने वाले जो पौधे हैं, फल वाले जो पौधे हैं, इनकी गुणवत्ता को अच्छा कर सकें। ठीक है, यानी कि इसके लिए अनुसंधान का कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, यानी अनुसंधान विभाग की स्थापना कर दी। इसके अलावा जो है इसने लैंग्वेज पर भी काम किया, अनुवाद विभाग के लिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ कार्य किए इसने, जो कि इसीलिए इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। ठीक है, इसके कार्य जो थे प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे। ठीक है, ठीक है, तो इसने नहर तो बनवाया था, नहर के साथ साथ यदि आप पानी लेते तो आप पर टैक्स लगता, नहर का टैक्स। ठीक है, पानी का टैक्स, तो ये भी याद रखिएगा। उस टैक्स का नाम याद रखिएगा, हक ए सर्स। ये नहर पर टैक्स लगाया गया था, यदि आप पानी चाहिए आपको सिंचाई के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसने नहर बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, तालाब बनवाए थे, तो उस पर पानी के लिए आपको अगर पानी की जरूरत है तो आप टैक्स पे करेंगे यहां पर, हक ए सर्स। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसके 3 काम और याद रखिएगा आप, जिसमें पहला काम चलिए इसके काम मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहां तक याद है आपको, क्लियर हो गया थोड़ा सा। ये सभी क्वेश्चंस के टॉपिक में इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यानी बंदगान जो है गुलामों से, ये तो नाम पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि बंदगान, खैरात, सफा। ठीक है, ये 3 ऐसे विभाग हैं। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की इसने, 300 नगर की स्थापना की थी इसने। ठीक है, अलावा 1200 बाग बनवाए थे। ठीक है, और कुछ पुराने जो बाग थे, ठीक है, जो कि 30 बाग अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाए गए थे, उसको फिर से पुनरुद्धार कराया था इसने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय का अनुसंधान विभाग खोला, और साथ ही साथ अनुवाद विभाग भी खोला था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा नहर और कुएं तालाब की स्थापना भी कराई थी, खुदवाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा इसके बारे में। अब देखिएगा उसने हुक्म जारी किया था कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु हो जाए तो एकता सहित उसका स्थान उत्तराधिकार में उसके पुत्र को दे दिया जाए। मतलब बाय डिफॉल्ट जो आज की व्यवस्था है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका सारा प्रॉपर्टी जो है पुत्र को चला जाता है, वैसे ये व्यवस्था यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उसने अमीरों को यात्रा देने की प्रथा को समाप्त कर दिया, जो कि उसने किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा जिसमें अमीर लोग प्रसन्न हुए, खुश हुए। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज ने सेना पर भी लागू कर दिया, बल्कि अलग अलग गांव में भी भू राजस्व उनके नाम पर कर दिए गए। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि किसी को नौकरी सेना में मिली है तो उसका बेटा सेना बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, और भू राजस्व मतलब जो प्रॉपर्टी है अपने यहाँ बाय डिफॉल्ट उसके बेटे को मिल जाता था। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि पिता की मृत्यु के बाद उसका प्रॉपर्टी जो है सरकार को या कि शासक को मिल जाता था। ठीक है, अब देखिएगा जब सिपाहियों द्वारा रखे जाने वाले घोड़े का हिसाब लिया जाता था तो वे किरानियों को घूस देकर अपने खराब घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में शुमार करवा देते थे। मैंने बताया था पहले क्या घटना घटती थी ऐसा। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य को विरुद्ध इस्लामी राज्य घोषित कर उलेमाओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे काम करता था, याद रखिएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। पहले वह भू राजस्व कर का ही हिस्सा था। इस कर के केवल स्त्रियों, बच्चों और अंधों, अपंगों और जीविका के साधनों से
विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया था। याद रखिएगा, ये कहाँ लगाया जाता था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता था। ठीक है, तो इस समय में याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही मुगल काल आएगा तो सब पर जजिया कर लग जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ हिंदू हो जाएंगे केवल, यानी गैर हिंदुओं पर जजिया कर लग जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में फारसी अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए थे, चूंकि इसने अनुवाद विभाग स्थापित किया था। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब इसके विभाग को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें अलग अलग विभागों के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा, दीवाने अर्ज जो कि सैन्य शासक था, बलबन के समय में स्थापित किया गया था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवाने मुस्तखराज, ठीक है, राजस्व विभाग का अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग का मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसके बाद दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने, और उसके बाद दीवाने बंदगान गुलाम विभाग फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ठीक है, जो कि आप पढ़ लिए हैं। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद संगीत, आयुर्वेद और गणित के भी कई उसके शासनकाल में संस्कृत से फारसी के अनुवादित किए गए। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए तथा कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने के लिए आदेश दिया, और गरीबों की पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिए। ठीक है, कल्याणकारी शासक। उसके बाद देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी करता था। उसने नहरों की मरम्मत करवाई और अनेक कई नहरें खुदवाई। सबसे बड़ी नहर लगभग 200 किलोमीटर की लंबी थी। एक अन्य नहर यमुना से निकलती थी, यानी सतलज के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत बिखर गया और उसके उत्तराधिकारी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए। 1398 में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया और सुल्तान मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा, 1394 से 1412 ईस्वी तक महत्वाकांक्षी अमीरों और विद्रोहियों राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये सुल्तान जो है इसके समय का, यानी तुगलक वंश की जो है समाप्ति का कागार प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण 1398 में, याद रखिएगा, सल्तनत काल की नींव कमजोर हो गई। तैमूर ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश कर अत्यधिक तबाही मचाई। उसने बड़ी संख्या में लोगों को मारा और इस आक्रमण के द्वारा भारत में बहुत सा धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है विदेश ले जाया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से तैमूर जो है इसने भी लूटा भारत को। ठीक है, और राजा मिस्त्री, संगतरास, बढ़ई आदि अनेक कारीगरों को तैमूर अपने साथ ले गया। इसमें कुछ लोगों ने राजधानी समरकंद में उसके सुंदर इमारतें बनाने के योगदान दिया। भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पड़ा और देखिएगा, तैमूर के विद्रोह को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जा रहा है। और यद्यपि इस समय तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 तक जो है कायम रह सका। अंतिम शासक याद रखिएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और तैमूर का आक्रमण हुआ इस समय 1398 में। ठीक है, और अंततः जो है जो तुगलक वंश वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा बातें आप याद रखेंगे इसके संबंध में। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा कि इसके समय में वास्तुकार कौन था, तो हम फिरोज शाह के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, इसके समय प्रमुख वास्तुकार का नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, और कुछ इतिहासकार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ पुस्तकों का नाम जो कि इसके समय लिखा गया था। ठीक है, तीन चीजें याद रखिएगा, तीनों चीजों के बारे में आपको थोड़ा जानना होगा। ठीक है, सबसे पहला है एक है आपका वास्तुकार है मलिक आजी शास्ता, मलिक आजी शास्ता। ठीक है, वास्तुकार है इस समय में। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, इसके समय में जो घटना घटी थी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा याद रखिए, वास्तुकार का नाम याद रखिएगा, इतिहासकार का नाम याद रखिएगा। देखिएगा, तो इतिहासकार के समय जो है, इसके समय जो नाम आता है, इसने यहाँ पर बर्नी ने इसके बारे में जो लिखा है, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ कि इसके समय जो दो पुस्तक लिखी गई हैं बर्नी ने। ठीक है, एक लिखा है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही नाम याद रखिएगा, पहला पुस्तक। ठीक है, दूसरा पुस्तक याद रखिएगा फतवा ए जहादरी,
फतवा ए जहांदरी, ठीक है, फतवा ए जहांदरी किसने लिखा है? बर्नी ने लिखा है, ठीक है, फतवा ए जहांदरी, ठीक है। इसके अलावा जो है फिरोज शाह ने खुद अपनी पुस्तक लिखी है, ये भी पढ़ा लिखा था, और इसने भी एक पुस्तक लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। फिरोज शाह ने भी फतूहत ए फिरोज शाही, ये 3 पुस्तक याद रखिएगा, बर्नी के 2 पुस्तक और फिरोज शाह के 1 पुस्तक याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके 2 काम याद रखिएगा। पहला, जो इसने सिक्के बनवाए थे उसमें अपने खलीफाओं को खुश करने के लिए उनका नाम लिखना चालू कर दिया, खलीफा का नाम लिखवाया, ठीक है, सिक्कों पर खलीफाओं का नाम लिखवाया। और याद रखिएगा मेरठ और टोपस, मेरठ क्षेत्र और टोपस क्षेत्र में अशोक स्तंभ स्थापित थे, ठीक है। जो अशोक स्तंभ स्थापित थे उसको दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया था इसने, दिल्ली में, इसको याद रखिएगा, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के, ठीक है। मेरठ और टोपस के क्षेत्रों में स्थापित अशोक स्तंभ को किसने दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो फिरोज शाह ने स्थापित कर दिया था, ठीक है, चेंज कर दिया था जगह इसका। उखड़वा को वहां से कहां ले आया? दिल्ली ले आया था, ठीक है, अशोक स्तंभ को, ठीक है। तो ये था आपका तुगलक वंश। आपको बस अंतिम एक क्वेश्चन याद रख लेना है इस पे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है आपका कि अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन शाह, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो है इसका अंतिम शासक था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग जो है, ठीक है, तैमूर ने काफ़ी क्षेत्र, भारत के क्षेत्र को जीता, और जीतने के बाद यहाँ पर अपने एक सेनापति को छोड़ गया जिसका नाम था सैयद, ठीक है, खिज्र खां। तो इस तरीके से आपका सैयद वंश की स्थापना होती है खिज्र खां के द्वारा। हालांकि ये कोशिश करता है कि अपने आप को प्रूफ कर पाए, बट सैयद वंश जो है अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता, बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है और अंततः आ जाता है अफगान के लोधी वंश। और लोधी वंश कल आप पढ़ेंगे, सैयद वंश और लोधी वंश एक साथ, और कल आपका दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो। देखिए, इस तरीके की पढ़ाई से ना आप यूपीएससी के लेवल को टच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप पूरी कहानी को सुन रहे हैं, कब कौन कौन क्या करता था वो सब चीज़ें याद रख रहे हैं। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको मेहनत क्या करना है, 2 से 3 बार, एक बार वीडियो देखा आपने नहीं याद हो पाया, दोबारा देखिए नहीं याद हो पाया, तीसरा देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 5वीं बार में आपको यहाँ पर खड़े होकर बताने के लायक हो जाएंगे आप, ठीक है, 5वीं बार में। लेकिन तब तक आपको ये चीज़ें करते रहना है जब तक आपको ये चीज़ें याद ना हो जाए, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक अगर आप छोड़ के पढ़ रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं तो ये इससे आपको नुकसान होगा, और बड़ा नुकसान आपको सहना पड़ेगा, कभी कभी 1 नंबर से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे।